Welcome to the White Coat Network, where we bring experts from diverse fields of healthcare across the globe. We clarify the facts, finding the truth behind the myths, and breaking down the rumors. And of course, we also sneak peek into the lives of experts beyond the white coat. Once again, welcome to the White Coat Network. Today, we are talking about a health crisis that is growing rapidly. According to the WHO, it is affecting 1.71 billion people globally, making them one of the biggest causes of disability in the world. If we talk about India, in workplaces, nearly 76% people are suffering from neck, shoulder and spine related issues. सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाले इंडिविजुअल्स में बैक पेन इंसिडेंस 80% तक रिपोर्ट किया गया है. होम वर्कर्स या फिर हाउस मेकर्स आर ऑल्सो इक्वली इफेक्टेड बाई दिस ड्यू टू रिपीटेटिव वर्कलोड एंड मेनोपॉज इश्यूज. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिम कल्चर के बढ़ने के साथ साथ स्पोर्ट्स और वर्कआउट इंजरीज आर इंक्रीजिंग डे बाई डे. इन सभी इश्यूज पे डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रोहित दामोर, अहमदाबाद के लीडिंग ऑर्थोपेडिक, आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन. He is practicing for the last 16 years, making people live pain-free lifestyle. Dr. Damor specializes in robotic joint replacement, ACL reconstruction, minimally invasive arthroscopic surgeries, and advanced sports rehabilitation. He has done his fellowships and gained advanced training in India, Australia, South Korea, and France. Without taking much time, please welcome Dr. Rohit Damor ji. Hello, Dr. Hello. How are you doing? I am fine. Thank you for inviting me for this show. Yes. Okay. Before just starting towards our conversation, like how you are feeling today that you are sitting for the podcast? Actually, this is my first time. Okay. So, let's see how I can perform. Great. Okay. So now let's start with the first question. When we talk about pain and we focus to the orthopedics, राइट तो पेन का रिलेशन डायरेक्टली होता है एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से. पहले हम देखते थे कि जिन लोगों में 50 साल 45 साल की एज में बैक पेन स्टार्ट होता था, आज वही बैक पेन, शोल्डर पेन 30 साल के लोगों में देखा जा रहा है. व्हाट डू यू से अबाउट इट? देखिए, जो अपना बॉडी का मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम होता है ना, वो बहुत एडेप्टिव होता है. जैसे जैसे आप लाइफस्टाइल अपनी चेंज करेंगे, अपनी हैबिट्स चेंज करेंगे, वो भी ड्रास्टिकली चेंज होता है. तो जैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल में जो हम एक तो डेस्क जॉब में पूरा दिन बैठे रह के काम करते हैं, या फिर वर्किंग फ्रॉम होम जो अभी हो रहा है, वहाँ पे तो पोस्चर जो बैठने का होता है वो एकदम अपना जो नेचुरल नहीं रहता है. तो ऐसे केस में जो अपना बॉडी ड्रास्टिकली अपना जो सिस्टम होता है वो चेंज करता है. सबसे पहले बात करें तो टेक्निक की, हम मोबाइल, कंप्यूटर, स्क्रीन वगैरह जो यूज़ करते हैं तो अपना हेड आगे झुका होता है. अपने हेड का वज़न अराउंड 5 to 6 kg होता है, पर जैसे जैसे हम उसको आगे झुकाते जाते हैं तो वो वज़न जो अपने नेक पे फील होता है, अपर बैक पे फील होता है, वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है. और ऐसी कांस्टेंट पोजीशन में रहने की वजह से हमको अपर बैक पेन और नेक पेन का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है. दूसरी बात बोले तो जो लोग 8 to 10 बैठ के पूरा दिन बैठ के डेस्क जॉब करते हैं, उनकी बात करें तो हिप में और नी में उसका असर भी बहुत बुरा पड़ता है. जैसे लंबे समय तक बैठने के लिए अपने जो पीछे हिप के पीछे के जो ग्लूटियल मसल्स होते हैं वो स्ट्रेच आउट हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं. उसके कंपेरिजन में हैमस्ट्रिंग मसल्स है या हिप फ्लेक्सर्स हैं, वो टाइट हो जाते हैं. तो जब भी एक ही पोजीशन में कॉन्स्टेंटली बैठे रहेंगे तो जो पटेला जो नी कैप होता है अपना नी जॉइंट का, उसका ट्रैकिंग भी ख़राब होता है और अपना क्वाड्रिसेप्स मसल की वीकनेस की वजह से नी पे लोड भी पड़ता है. तीसरी एक चीज़ है कि जो मॉडर्न फिटनेस अवेयरनेस है, या जो लोग जिम बिना सोचे समझे या कोई गाइडेंस के बिना जिम जाते हैं, तो वो प्रॉपर टेक्निक के बिना वेट लिफ्टिंग करना, मसल ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करना, लुक पे, एस्थेटिक लुक पे ज़्यादा फोकस करते हैं. तो ऐसे केस में जॉइंट पे स्ट्रेस ज़्यादा आता है, तो उसमें भी डैमेज होता है. एक होता है ये वीकेंड वॉरियर्स, जो लोग पूरा एक वीक तो 5 दिन तो घर पे ऑफिस में काम करते हैं, और सैटरडे संडे क्रिकेट खेलना, टेनिस खेलना, साइकिलिंग करना, रनिंग करना, या फिर अभी पिकल बॉल खेलने चाहते हैं. तो ऐसे केस में अगर आपका बॉडी ऐसे हाई एंड स्पोर्ट्स के लिए तैयार नहीं है
तो आपको इंजरी का रिस्क बहुत बढ़ जाता है, डिजेनरेटिव चेंजेस का होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तीसरा है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जैसे अपना अभी मॉडर्न कल्चर में जैसे प्रोसेस फूड है, प्रोसेस रिफाइंड शुगर है, या जो जंक फूड हम खाते हैं, उससे हमारा न्यूट्रिशनल लेवल भी बहुत डाउन होता है, तो इसकी वजह से भी बॉडी पे उल्टा असर होता है। यू टॉक्ड अबाउट वीकेंड वॉरियर्स, ये टर्म तो मैंने पहली बार सुना है। आई मीन वीकेंड वॉरियर्स जो पूरे वीक में कोई एक्सरसाइज नहीं करी, कहीं खेलने नहीं गए और सैटरडे संडे को डायरेक्टली खेलने जा रहे हैं वो, तो उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। एक और क्वेश्चन है, लुकिंग एट टुडेज लाइफस्टाइल पैटर्न, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन ऑर्थोपेडिक मिस्टेक्स यंग इंडियंस आर मेकिंग दैट मे बी साइलेंटली एक्सेलरेटिंग जॉइंट वेयर एंड इंजरी रिस्क, जिसमें हम बात करते हैं कि पुअर स्लीप एक उसका पार्ट है। जैसे हमें बताया जाता है कि अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है तो बहुत सारे पेन स्टार्ट हो जाते हैं। सो व्हाट वुड यू से ऑन दैट? एक तो ये है कि जो यंग पेशेंट्स या जो यंग लोग होते हैं वो जॉइंट पेन को नज़रअंदाज बहुत करते हैं। जैसे कि उनको एक नी पेन या शोल्डर पेन बार बार हो रहा है तो वो मामूली थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, ठीक हो जाएगा, थोड़ी पेन किलर ले ली, ठीक हो गया, तो उसका प्रॉपर वो ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, उनका सॉल्यूशन नहीं ढूंढते। क्योंकि अगर शुरुआत में ये प्रॉब्लम मामूली है तो उसका इलाज भी मामूली होता है, पर वो प्रॉपर गाइडेड ट्रीटमेंट नहीं करवाते, इसलिए ये चीज़ है आगे जाके बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ बोली आपने स्लीप की, तो अगर आपने प्रॉपर रेस्ट नहीं किया, स्लीपिंग में क्या होता है कि बॉडी अपना पूरा रीबिल्डिंग और रिस्टोरेशन के या रिकवरी फेज़ में होता है। तो अगर बॉडी को पूरा प्रॉपर आराम नहीं है तो आपको बॉडी का हीलिंग या जो प्रॉपर रिकवरी होना चाहिए वो प्रॉपर होता नहीं है, तो इसकी वजह से उसका उल्टा असर बॉडी पे पड़ता है। स्लीप से याद आता है मुझे कि बहुत सारी जगह पे पढ़ा भी है और सुना भी है कई सारे डॉक्टर से कि नंबर ऑफ़ आवर्स, जैसे 7 to 8 आवर्स एवरेज स्लीप सब लोग बोलते हैं। नंबर ऑफ़ आवर्स काउंट करके स्लीप ज़रूरी है या फिर एक क्वालिटी स्लीप अगर 6 घंटे की भी हो तो दोनों में से कौन सा आप प्रेफर करते हैं? मिनिमम 6 to 7 आवर्स तो हमको स्लीप लेना चाहिए। क्वालिटी स्लीप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा स्लीप साइकिल होता है वो प्रॉपर तभी फॉलो होता है अगर आपने क्वालिटी 6 to 7 आवर्स का स्लीप लिया है, नहीं तो क्या प्रॉपर आपको बॉडी का रेस्ट मिलेगा नहीं। करेक्ट। बहुत सारे लोग छोटे छोटे चीज़ों को नज़रअंदाज करते रहते हैं, छोटे छोटे पेन को, बैक पेन को, शोल्डर पेन को, और धीरे धीरे करके यही बैक पेन, नेक पेन एक सीवियर बैक पेन में बदल जाता है। सो व्हाट एग्जैक्टली दे नीड टू डू? देखो, ये जो इनिशियल साइंस है बहुत मामूली साइन होते हैं, इसको हमको थोड़ा ध्यान देंगे तो हमको भी पता चलेगा कि ये, जैसे कि हम 1 घंटा 2 घंटा बैठे हैं या एक पोजीशन में रहे हैं और हम उस पोजीशन को चेंज करेंगे तो अपना जॉइंट में, बैक में, नेक में स्टिफनेस या अकड़न फील होगी। ये 1 बार 2 बार होता है तो ठीक है, पर अगर ये चीज़ बार बार होने लगे तो आपको इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। ऐसे केस में इसका ट्रीटमेंट सिर्फ फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज से ही हो जाता है। दूसरा है कि ये जो वार्निंग साइन है उसको देखने के लिए और डायग्नोस के लिए कोई कंसल्टेशन या कोई स्कैन कराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जो डेली मूवमेंट्स हैं, जो आप अनकॉन्शियसली करते हो, उस पर ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम धीरे धीरे शुरू होने वाली है। जैसे कि हम बैठ के खड़े होते हैं तो हाथ अपने थाई पे रख देंगे या कुर्सी के साइड पे सपोर्ट लेंगे। सीढ़ियाँ उतरते हैं तो साइड में रेलिंग पे हाथ रख देंगे या फिर पाँव को एकदम स्टिफ करके नीचे उतरेंगे। आप टॉयलेट सीट है या चेयर से खड़े होने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आप आगे झुकेंगे, फिर खड़ा होंगे। तो ये सारी वार्निंग साइन है और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज है या प्रॉपर फिजियोथेरेपी है। तो ये जो अर्ली वार्निंग साइन है जिसको हम रोक सकते हैं और आगे जाके इसका मेजर कोई डिसीज़ ना हो या कोई प्रॉब्लम ना हो उसको रोक सकते हैं। जी बिल्कुल। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये निकलता है कि पेशेंट्स जब भी आपके पास आते हैं तो सबसे ज़्यादा उनको क्या डर लग रहा होता है? फियर ऑफ पेन होता है उनके दिमाग में ज़्यादा, या फिर लूजिंग इंडिपेंडेंस, मोबिलिटी एंड आइडेंटिटी,
यानी कि कई बार लोग आते हैं कि दर्द हो रहा है या ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तो लॉन्ग रेस्ट करना पड़ेगा, बेड रिडन हो जाएंगे। कौन सा डर सबसे ज़्यादा लेकर आते हैं दिमाग में? एक्चुअली फिजिकल और साइकोलॉजिकल डर दोनों होता है। फिजिकल बोले तो कि एक तो कोई सर्जरी करवानी है, कोई इंजरी हुई है तो वो पेन है, वो जाएगा कि नहीं जाएगा, वो एक डर रहता है। सर्जरी करवाई तो सर्जरी के दिन या उसके बाद 2-3 दिन में कितना पेन होगा, वो डर रहता है। तीसरा होता है कि सर्जरी के बाद जब फिजियोथेरेपी करवाएंगे तो कितना पेन होगा, मैं सहन कर पाऊँगा या नहीं, वो डर रहता है। साइकोलॉजिकली बात करें तो ये जो एक तो जो आप सर्जरी करवाते हो तो उसके बाद आप चल पाओगे कि नहीं, गाड़ी ड्राइव कर पाओगे कि नहीं, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना कर पाओगे कि नहीं, अपना रेस्ट रूम यूज़ करना है तो वो इंडिपेंडेंटली कर पाओगे कि नहीं, वो सारा डर ज़्यादा रहता है। सोशल थोड़ा वो भी होता है कि मैं ट्रैवलिंग कर पाऊँगा कि नहीं, या फिर रिलेटिव्स को मिलने जाना है, घूमने जाना है। तो ऐसा आइसोलेशन का डर ना होना चाहिए कि सर्जरी के बाद मैं एक बेड पे पड़ा रहूँगा, मेरे को कोई मिलने नहीं आएगा, या मैं आइसोलेट फील करूँगा, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं या उनके साथ खेल नहीं पाऊँगा, ये डर ज़्यादा होता है। एक और चीज़ है, अगर मेल कमाने वाला मेंबर अगर इंजरी होती है तो उसको दूसरा डर होता है कि उसकी रिकवरी कितनी लंबी चलेगी, कितना लंबा उसको आउट ऑफ द जॉब या काम करने से परहेज़ करना पड़ेगा, या कितना लंबा चलेगा। तो वो एक डर भी रहता है कि घर कैसे चलेगा या फाइनेंशियल नीड कैसे पूरी होगी। दैट इज़ ऑल्सो अ जेन्युइन थिंग। तो ये जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होती है, जो सिर्फ जॉइंट रिप्लेसमेंट या कोई लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन या फिर कोई फ्रैक्चर फिक्सेशन नहीं होता है, एक पेशेंट का कॉन्फिडेंस वापस आए और वो वापस अपना लाइफ बिल्ड कर पाए, उस टाइप का भी एक रिहेबिलिटेशन रहता है। जैसे अभी आपने बताया कि जब कोई ब्रेड विनर है फैमिली में, अगर वही बीमार हो जाता है तो सबसे ज़्यादा चिंता का सब्जेक्ट यही होता है। एक केस सुनने को मिला था ACL इंजरी का, और वहीं से मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि आजकल यंग लोगों में ACL इंजरीज ज़्यादा देखी जा रही हैं। पहले तो आप ये समझाएं ACL इंजरी होती क्या है और यंग लोगों में आजकल क्यों हो रही है। ये 2 पार्ट में आप इसका आंसर प्लीज़ दें। सबसे पहले ACL मतलब एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, अपना जो नी जॉइंट होता है उसको आप दौड़ने चालने में या कूदने में जो स्टेबलाइज करने वाला स्ट्रक्चर्स होता है उसको लिगामेंट बोलते हैं। नी जॉइंट में 4 मेन ऐसे लिगामेंट होते हैं, उसमें से एक होता है ACL एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। अगर ये टूटता है तो क्या होता है कि बाकी आप लिगामेंट की वजह से आप चल फिर तो पाओगे, पर आपका चलने फिरने में, उठने बैठने में पाँव ट्विस्ट करेगा, आपको बैलेंस चला जाएगा। तो ये अभी ज़्यादा होने का एक रीज़न तो ये है, जैसे मैंने पहले समझाया आपको कि जो अपना वर्किंग पैटर्न है, पूरा दिन बैठे रहना है तो जिसे मसल वीकनेस आती है तो उसकी वजह से होता है। ये अराउंड 70 to 80% केस में इनडायरेक्ट ब्लो से ही होता है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता है नी जॉइंट पे और लिगामेंट टूटता है। तो मेन रीज़न ये है कि हमारा फिटनेस इतना अच्छा नहीं होता है कि आप सीढ़ी से उतर रहे हो, थोड़ा बैलेंस गया या चलते चलते बैलेंस गया, स्लिप हो गए, तो आपका मसल्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि वो स्ट्रेस आप झेल पाओ और आपका पूरा वज़न लिगामेंट पे आता है, तो उसकी वजह से लिगामेंट टूटता है। तो ये रीज़न अभी है कि ACL ज़्यादा होने का नंबर बढ़ गए हैं। इसमें एक और क्वेश्चन है ACL से रिलेटेड। सर राइट, व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग एन ACL टीयर, फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली बोथ? दोनों में किस तरीके से अफेक्ट करता है किसी भी पर्सन को ये? फिज़िकली देखो, एक्यूट इंजरी है, अभी फ्रेश ट्रॉमा हुआ है तो पाँव में स्वेलिंग आएगा, पेन आएगा, आप पाँव पे वज़न नहीं रख पाओगे, रेंज ऑफ मोशन या मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये इनिशियल ट्रीटमेंट लेंगे आप तो ये धीरे धीरे सबसाइड हो जाएगा, पेन भी शायद चला जाएगा, क्योंकि लिगामेंट इतना पेनफुल स्ट्रक्चर नहीं होता है। वो अगर टूटा है, पाँव में आपकी सूजन चली गई है तो दर्द चला जाता है। प्रॉब्लम होती है चलने फिरने में, उठने बैठने में, दौड़ने में, कूदने में, जैसे ट्विस्ट करते हैं, ऐसा मूवमेंट करने में पाँव का बैलेंस चला जाता है। तो क्या होता है, धीरे धीरे जॉइंट ख़राब होता है, उसके अंदर जो गद्दी होती है, मेनिस्कस बोलते हैं, वो डैमेज होता है, कार्टिलेज डैमेज होती है। तो ये सारी परेशानी लिगामेंट टूटने की वजह से होती है। साइकोलॉजिकली बोले तो अगर यंग
लड़का या लड़की में लिगामेंट टूटता है तो वो दौड़ नहीं पाएगा, जंप करना है तो जंप करने का कॉन्फिडेंस चला जाएगा, तो वो एक डर रहता है, वो चलेंगे फिरेंगे तो गिर जाएगा, गिरने का डर हमेशा उनको रहता है, तो ये एक फैक्टर उनको अफेक्ट करता है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन है कि लिगामेंट इंजरी के बाद किसी भी पर्सन को एक एलिट लेवल स्पोर्ट्स के लिए कितना टाइम लगता है पहुँचने के लिए, खेलने के लिए वापस से? पहले एक एसीएल लिगामेंट टूटता था तो उसका सर्जरी के बाद रिकवरी देखो तो आपको 8 to 9 मंथ्स मिनिमम रहता था। पर अभी मॉडर्न जो सर्जिकल टेक्निक है और जो रीहैब प्रोग्राम जो इम्प्रूव हुए हैं उसके हिसाब से तो ये बहुत जल्दी हो जाता है। अभी हम सर्जरी करते हैं तो एक उसका ट्रू एनाटॉमिकल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, जहाँ से ओरिजिनल लिगामेंट होता है वहीं पे उनका अटैचमेंट करते हैं या उधर ही उनका फिक्सेशन करके नया लिगामेंट बनाते हैं। तो टेक्नोलॉजी वाइज सर्जरी एकदम प्रिसाइजली ओरिजिनल लिगामेंट जैसा हो गया है। रीहैब में क्या होता है कि हम जब लिगामेंट हील होगा, जो नया लिगामेंट बनाया है, वो तब तक वेट नहीं करते। एक प्रोटेक्टेड मसल स्ट्रेंथनिंग है, बॉडी का कंडीशनिंग है, जो स्पोर्ट्स ड्रिल है वो भी बहुत अर्ली स्टार्ट कर देते हैं। तो इलाइट लेवल पे स्पोर्ट्स वापस खेलना बहुत जल्दी हम स्टार्ट कर सकते हैं आराम से। वहीं एक जो ऑर्डिनरी पर्सन है उसके लिए क्यों इतना टफ होता है रिकवर हो पाना? जब हम देखते हैं किसी प्लेयर को अगर उसको इंजरी हुई है तो वो कुछ महीने के बाद खेलना स्टार्ट कर देता है, वहीं दूसरी तरफ एक आम आदमी है जो एक ऑर्डिनरी पर्सन है, उसको बहुत टाइम लगता है रिकवर होने में। क्या डिफरेंसेस है इसमें? एलाइट एथलेट की बात करें तो वो एक पहले से ट्रेन पर्सन होता है, उसका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पूरा ट्रेन होता है उसके स्पोर्ट्स रिलेटेड। वो पहले से ही कंडीशनिंग, स्ट्रेंथनिंग, उसकी स्पोर्ट्स ड्रिल्स वगैरह पहले से ही करते हैं। वो फिटनेस में पहले से 6-7 घंटे पहले से ही देते होते हैं। और दूसरा होता है उनको अगर इंजरी होती है तो उसका डायग्नोसिस भी इमीडिएट होता है, उसका ट्रीटमेंट या सर्जरी भी इमीडिएट होता है, और तीसरा उसका रिहेब के लिए उसको पूरी फैसिलिटी अवेलेबल होती है, जैसे कि एक्सपर्ट फिजियोथेरापिस्ट हो गए, एक्सपर्ट न्यूट्रिशनलिस्ट हो गए, साइकोलॉजिस्ट भी उनके लिए अवेलेबल रहते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट भी होते हैं, उसके कोचेस भी होते हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड। तो ये सारी फैसिलिटी उनको अवेलेबल होती है 24/7। और दूसरा वो पूरा दिन मतलब दिन में 6 से 7 घंटे मिनिमम वो रिकवरी में दे सकते हैं। इसी को कंपेयर हम कॉमन पेशेंट में करें तो ये सारा मोर और लेस पॉसिबल नहीं है उनके लिए कि पूरा दिन एक्सरसाइज के लिए दे पाए। वो दिन में 2 या 3 घंटे से ज़्यादा नहीं दे पाएगा। फैसिलिटी जो उनको मिलती है, जो रिहेब सेंटर उनके, तो वो उनके लिए एसेसेबल इतने नहीं होते, इसीलिए इतना ये डिफरेंस होता है। यानी अगर हम समराइज़ करें तो टाइप ऑफ ट्रीटमेंट में बहुत डिफरेंस होते हैं दोनों में, और उनकी जो मसल मेमोरी है काफ़ी अच्छी है, दैट इज़ वाई दे रिकवर रियली वेल। एग्जैक्टली जल्दी रिकवर हो जाते हैं। जल्दी रिकवर हो जाते हैं। बिल्कुल। आजकल मॉडर्न टाइम में हम ये कहें कि जिम जाने का जो प्रैक्टिस है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लोगों में, और जिम जाने के टाइम पे लोगों में ईगो लिफ्टिंग, हमारे आई मीन यंग लोग दे कॉल इट ईगो लिफ्टिंग, कि जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा वेट लिफ्ट कर रहे हैं वो। उसकी इंजरी के कितने केसेस आपके पास आते हैं? बहुत आते हैं, बहुत। एक्चुअली ईगो लिफ्टिंग क्या होता है, वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज एज सच कोई बुरी एक्सरसाइज नहीं है। वेट लिफ्टिंग का एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है और पर्टिकुलर रेंज ऑफ मोशन होती है। तो अगर बंदा अपनी मसल स्ट्रेंथ से ऊपर वेट लिफ्ट करेगा तो उसका फॉर्म भी ख़राब होगा और उसका रेंज ऑफ मोशन भी ख़राब होगा। तो ये होने की वजह से उसका सीधा स्ट्रेस अपने जॉइंट पे, जॉइंट के लिगामेंट या कार्टिलेज पे आता है और वो धीरे धीरे इंजरी करता है। तो ईगो लिफ्टिंग से तो हमको बचना ही चाहिए। तो ऐसे केस में आपको अगर वेट लिफ्ट करना है तो आप प्रॉपरली कर पाते हो, पर उसका एक टाइम होता है, एक फॉर्म होता है, तो उसको हमको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ग्रेट। जब हम जिम की बात कर ही रहे हैं, आपने बताया कि अगर आपको आदत नहीं है, इफ़ यू आर नॉट हैबिचुअल टू लिफ्ट द वेट, देन नहीं उठाना चाहिए। एक क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि किसी भी इंसान को वीक में कितनी बार एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितनी बार जिम जाना चाहिए? 4 बार, 5 बार, या डेली भी जा सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? डेली भी जा सकते हैं, पर मिनिमम 3 to 4 डेज
चाहिए हमको कि मसल्स को बिल्ड करने के 3 से 4 दिन इनफ है वैसे मसल स्ट्रेंथ को मेंटेन रखने के लिए। रेगुलर अगर आप करते हो तो उसमें आपको जो अपना शेड्यूल होता है एक्सरसाइज का उसको इस तरीके से बनाना चाहिए कि पर्टिकुलर मसल को प्रॉपर 2-3 दिन का रेस्ट मिले रिकवरी के लिए। अगर आप एक ही मसल्स का एक्सरसाइज बार बार 2-2 दिन के शेड्यूल में करेंगे तो वो धीरे धीरे फटीग होगा और आपको इंजरी होगी। दूसरा उसका जो काउंटर पार्ट होता है वो वीक रह जाता है। तो अगर आपको प्रॉपर मसल बिल्ड करने हैं या प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग करना है तो आप डेली अगर जा रहे हो तो पर्टिकुलर मसल के लिए 3 या 4 दिन का बीच में गैप रखिए। 3-4 दिन सफिशिएंट है पर्टिकुलर मसल को रिकवर होने के लिए। ओके, साथ ही साथ एक और क्वेश्चन ये है कि आफ्टर मेनोपॉज फीमेल्स में ये देखा गया है कि जॉइंट पेन बढ़ जाते हैं। ऐसा कई बार देखा भी है, क्वेश्चंस भी हमें मिले जब हमने पूछे कई लोगों को कि वी आर इनवाइटिंग एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, तो कई महिलाओं ने क्वेश्चंस भी लिखे कि मेनोपॉज के बाद में जॉइंट पेन बढ़ जाते हैं। आप ये भी बताएं कि कौन सी एक्सरसाइज पे उनको फोकस करना चाहिए, नंबर 1, और अपने न्यूट्रिशंस पे क्या ध्यान देना चाहिए? पहले तो देखो ये 2 पार्ट होते हैं। फीमेल में अगर हम बात करें तो हार्मोनल पार्ट्स होता है और एक दूसरा होता है अपना बॉडी का स्ट्रेंथ या कैल्शियम डिपॉजिट जो बोन में होता है। तो एक हार्मोनल बात करें तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से मेनोपॉज के बाद उनका मसल वीकनेस, बॉडी वीकनेस थोड़ा बढ़ता है। पर इसको काउंटर करने के लिए मैं दूसरी बात बताऊंगा। जब आप यंग हैं, 25 या 30 इयर्स की एज है, तो आप अगर प्रॉपर मसल स्ट्रेंथनिंग, प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये जो परेशानी है जो मेनोपॉज के बाद होती है वो कम होगी या नहीं होगी। क्योंकि फिज़िकल फिटनेस अगर आपकी अच्छी होगी तो ये जो मेनोपॉज के बाद जो प्रॉब्लम होती है वो सब आप काउंटर कर सकते हो, आपको ये इतना अफेक्ट नहीं कर सकता है। जनरली एक हम बात करें कि आफ्टर 30 इयर्स ऑफ एज 1% ऑफ कैल्शियम बोन से लॉस होता है और 1% मसल्स लॉस होता है एवरी ईयर आफ्टर 30 इयर्स ऑफ द एज। तो अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं या फिर प्रॉपर रेजिस्टेंट एक्टिविटी करते हैं तो ये हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और तो ये आगे जाके हमको हेल्प करता है। तो फीमेल के लिए मेरी ये एडवाइस है कि आपको रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करनी चाहिए। एंड व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिशंस दे नीड टू फोकस ऑन? मेनली विटामिन डी, विटामिन B12 एंड कैल्शियम। क्या इसको फूड में भी इंटेक कर सकते हैं कि टैबलेट्स, जैसे कई बार B12 और हम टैबलेट्स लेते हैं, डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं, अगर इन टैबलेट्स को हम अवॉइड करें और कुछ फूड इस तरीके के ऐड करें तो कौन से फूड्स आप सजेस्ट करेंगे? देखिए ये जो सारी चीज़ें उसका रिक्वायरमेंट मोस्टली माइक्रोग्राम में होता है। जो फूड हम इंटेक करते हैं वो उसमें अवेलेबल होता है। कैल्शियम हमको, जैसे हम मिल्क है या मिल्क की प्रोडक्ट है, फ्रूट से बनाना है वगैरह, उसमें से हमको मिल जाता है। पर जो B12 और D3 है उसका क्या होता है, B12 हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसका जो बॉडी में अपना एब्जॉर्ब होना चाहिए वो एब्जॉर्ब होने की कैपेसिटी कम हो जाती है, तो उसकी वजह से B12 की कमी बॉडी में रहती है। तो इसलिए हमको B12 का सप्लीमेंट लेना चाहिए। एक बार ब्लड टेस्ट करवा लाना चाहिए कि अगर वो लो रहता है तो उसके बाद उसको सप्लीमेंट करना चाहिए। वैसे ही विटामिन डी है, विटामिन डी का सिंथेसिस या जो बनता है हमारी स्किन के नीचे बनता है, वो सन एक्सपोजर के नीचे में बनता है। अभी इंडियन पॉपुलेशन में हमारा स्किन में मेलेनिन का अमाउंट ज़्यादा होता है, तो सनलाइट का और जो मॉर्निंग का सनलाइट होता है वही इम्पोर्टेंट है। अभी मॉर्निंग में आपको सन एक्सपोजर में 1 घंटा 2 घंटा बैठना थोड़ा मुश्किल होता है सबके लिए, तो ऐसे के और आफ्टरनून के बाद में अभी यहाँ ट्रॉपिकल कंट्री में अल्ट्रा वायलेट रेस का अमाउंट बढ़ जाता है, तो वो फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान करता है। तो इसकी वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है। तो एक बार ब्लड टेस्ट करवा के अगर हमारा लो है तो B12 D3 हमको एज अ मेडिसिन सप्लीमेंट ही लेना ही चाहिए। करेक्ट, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही डॉक्टर कि जब हम विटामिन डी की कमी देखते हैं और सुनते आए हैं, कई लोगों ने समझाया भी है कि सुबह सुबह धूप में बैठो
तो विटामिन डी की को कंपनसेट कर सकते हो आप। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट कहा कि मॉर्निंग टाइम की ही धूप ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और मॉर्निंग में कोई फ्री नहीं होता है। कोई फ्री नहीं होता है, सब अपने ऑफिस के लिए, अपने स्कूल Exactly. कॉलेजेस के लिए निकल जाते हैं, हाँ। राइट। तो क्या करें क्या उस टाइम पे? तो फिर सजेशन में आपके यही आता है कि एक सप्लीमेंट हम ले सकते हैं उसके ले लिए, सकते हैं, उसको exactly. कंपनसेट करने के लिए। Compensate करने। करेक्ट। एक आता है कि जब भी कभी कोई इंजरी हुई है, आपके अकॉर्डिंग ये 4 पॉइंट्स में से कौन सी चीज़ फास्ट रिकवर करती है? इफ़ आई जस्ट कीप इट इन ए वेरी सिंपल मैनर, स्लीप, न्यूट्रिशन, फिजियोथेरेपी एंड सप्लीमेंट्स, आप कैसे ऑर्डर करेंगे इसको? ओके, हम जब डीप स्लीप में होते हैं तो हमारा बॉडी ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करता है। उसका मेन फंक्शन होता है सेल्यूलर रीजनरेशन करना, टिश्यू को रीबिल्ड करना और मसल्स में प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो एक तो जो हीलिंग होता है वो स्लीपिंग में बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, बॉडी एक अपना रेस्टिंग स्टेज में होता है तो जॉइंट में, मसल्स में ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से जो न्यूट्रिशन सप्लाई होता है वो प्रॉपर जाता है और जो वास्ट मटेरियल होता है, जो इन्फ्लामेटरी मटेरियल होता है, वो सब रिमूव होता है ब्लड सप्लाई बढ़ने की वजह से। तो मैं फर्स्ट पे रखूँगा स्लीप। सेकंड पे आएगा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इसलिए कि ये जो रिपेयर या रीबिल्डिंग की प्रोसेस है उसके लिए सप्लीमेंट्स न्यूट्रिएंट लगते हैं। तो अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट हमको जा रहे हैं, मिल रहे हैं, तो रिपेयर की प्रोसेस फास्ट होनी है। तीसरा है फिजियोथेरेपी। अगर आपने रेस्ट कर लिया या कोई इंजरी के बाद इमोबिलाइज कर दिया तो हीलिंग तो होनी है, पर हीलिंग का जो फंक्शनल डायरेक्शन होता है वो हमको नहीं मिलता है। तो अगर विदाउट फिजियोथेरेपी आपने ट्रीटमेंट या मतलब रेस्टिंग से हीलिंग हुआ तो आपका जॉइंट या मसल्स में स्टिफनेस आएगी, वीकनेस आएगी। तो इसकी वजह से आपको री इंजरी के चांस बढ़ जाएंगे। तो ऐसे केस में अगर आप फिजियोथेरेपी भी अर्ली स्टार्ट कर देते हो तो अपना जो हीलिंग प्रोसेस होता है वो प्रॉपर डायरेक्शन में होता है, प्रॉपर फंक्शनल डायरेक्शन में हो जाता है। चौथा है सप्लीमेंट। उसका नाम ही सजेस्ट करता है सप्लीमेंट है। तो ये सप्लीमेंट में आते हैं कैल्शियम है, विटामिन डी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड हैं। ये सारे सप्लीमेंट्स हमको एक एनवायरनमेंट देते हैं जो हीलिंग को एनहांस करते हैं। जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो इसका एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होता है। जैसे हम पेन किलर लेते हैं तो वो हीलिंग की प्रोसेस को भी कम करता है और एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट देता है। पर जो नेचुरल ओमेगा 3 होता है वो सिर्फ एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट देता है विदाउट अफेक्टिंग हीलिंग प्रोसेस। अंडरस्टूड। सो आपने किसी भी इंजरी को रिकवर होने के लिए 4 मेन बातें कही। उन 4 बातों को आपने बहुत ऐसे समझा। इसमें स्लीप को आपने नंबर 1 रखा, नंबर 2 आपने न्यूट्रिशन रखे, नंबर 3 फिजियोथेरेपी की बात करी आपने, नंबर 4 सप्लीमेंट्स। यहाँ से एक मेन क्वेश्चन जो ट्रिगर हुआ मेरे दिमाग में वो है फिजियोथेरेपी के बारे में। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजियोथेरेपी? बहुत इम्पोर्टेंस है फिजियोथेरेपी। मतलब आप अगर कोई सर्जरी करवाते हो, कोई ऑर्थोपेडिक सर्जरी स्पेसिफिकली, तो आपका बॉडी एकदम रेस्ट जाता है। आपकी जो एक डेली एक्टिविटी है वो सारी बंद हो जाती है। आप अगर आपका पाँव को या हाथ को मूवमेंट नहीं करवाओगे, उसको प्रॉपरली ट्रेन नहीं करोगे, तो आप में मसल वास्टिंग होगा, आपकी पाँव में वीकनेस आ जाएगी। तो आपकी जो सर्जरी का हीलिंग होने के बाद अगर आप वापस अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करोगे तो आपको 2 प्रॉब्लम होगी। एक तो आप स्ट्रेंथ चली जाएगी, दूसरा आपको पेन भी परेशान करेगा। तो अगर फिजियोथेरेपी राइट टाइम पे हम स्टार्ट कर दें तो वो एक प्रोटेक्टिव एक्सरसाइज वगैरह होती है। तो क्या होता है कि अपनी हीलिंग प्रोसेस भी एक साथ में चलती है और साथ में स्ट्रेंथनिंग भी रहता है। तो एनी ऑर्थोपेडिक सर्जरी अगर फिजियोथेरेपी प्रॉपर टेक्निक से हो रही है प्रोटेक्टिव मैनर में, तो उसका ऑर्थोपेडिक सर्जरी में रिकवरी में बहुत बड़ा हाथ रहता है और रिकवरी बहुत फास्ट रहती है। वंडरफुल। कुछ लोग सर्जरी हो गई और डॉक्टर्स ने फिजियोथेरेपी सजेस्ट भी कर दिया, और आपने अभी अभी बताया कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है एक फिजियोथेरेपिस्ट का सर्जरी में, ऑर्थोपेडिक सर्जरी में। यहाँ से क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग सीरियसली नहीं लेते फिजियोथेरेपी को। सो व्हाट वुड यू से ऑन इट कि लोगों को फिजियोथेरेपी को सीरियसली क्यों लेना चाहिए? 2 चीज़ें हैं। एक तो जो
फिजियोथेरापी मतलब होता है कि पर्टिकुलर एक्सरसाइज करवाना या जो पेन के लिए मोडालिटीज़ यूज़ करके वो पेन सबसाइड करना, इन्फ्लेमेशन सबसाइड करना। अभी अगर आप गाइडेड फिजियोथेरापी नहीं करवाते हो तो आपको पता नहीं है आप क्या कर रहे हो। आपको सिंपल बोला गया है कि हाथ की मूवमेंट करना है, आप करे जा रहे हो। उससे दो रिस्क रहता है, एक तो आपका प्रॉपर जो प्रोग्रेस होना चाहिए रिकवरी का वो होगा नहीं, या दूसरा आपने जो सर्जरी करी है अगर आपने गलत मूवमेंट कर दिया, गलत एक्सरसाइज कर दिया तो उसको भी आप डैमेज कर सकते हो और आप और बड़ी मुसीबत में पढ़ सकते हो। तो प्रॉपर गाइडेड फिजियोथेरापी बहुत ज़रूरी है। क्या तो आप एक्सट्रीम कर गए या फिर आपने कम किया तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलना है, एक्सट्रीम कर लिया तो डैमेज होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो एक गाइडेड फिजियोथेरापी बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। यहाँ पे जब आप बात कर रहे थे कि ऑर्थोपेडिक सर्जरीज़ की, अगर हम देखें कि पिछले 10 सालों में जो एडवांसमेंट हुए हैं ऑर्थोपेडिक सर्जरीज़ में, सो कैन यू मेक अ डिफरेंस बिटवीन बिफोर 10 ईयर्स एंड टुडे, कि पहले की 10 साल पहले की जो सर्जरीज़ हैं आज के 2026 में हम बैठे हैं, क्या डिफरेंसेस आए हैं अब तक, क्या क्या एडवांसमेंट हुए हैं अभी तक? एडवांसमेंट की बात करें तो सबसे पहले आता है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी मॉडर्न कोई भी सर्जरी की हम प्लानिंग करते हैं तो एक एक एक्सरे देखते हैं, एमआरआई देखते हैं और एक डायग्नोसिस होता है और कन्वेंशनली उसके बारे में सर्जरी करते हैं। पर अभी ये आर्टिफिशियल एआई की मदद से हम उसको एक जो सीटी स्कैन या एमआरआई के डेटा होते हैं उसको एक यूज़ करके एक 3D मॉडल बनाते हैं। तो उसके बाद हम पर्टिकुलर जो भी सर्जरी करना चाहते हैं तो उसका कैसा इम्प्लांट लगेगा, कौन सी शेप का रहेगा, कौन सी डायरेक्शन में फिक्स होगा, कौन सी तरीके से उसको फिक्स करें तो उसकी लॉन्जेविटी बढ़ेगी। तो ये हम स्काल्पेल चलाने से पहले प्लान कर सकते हैं। तो ईज़ ऑफ सर्जरी बहुत बढ़ गई है। दूसरा होता है रोबोटिक सर्जरी। अभी स्पेसिफिकली नी रिप्लेसमेंट में रोबोटिक सर्जरी अभी चल रहा है। लोगों का एक मिसकंसेप्शन होता है कि रोबोटिक सर्जरी में रोबोट छोड़ दिया और उसने सर्जरी पूरी कर दी। एक्चुअली ये ऐसा नहीं होता है। रोबोट एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो सर्जन्स के हाथ में होता है और उससे सर्जरी परफॉर्म करते हैं। अभी रोबोटिक सर्जरी कैसे होती है वो बताऊँ तो एक देखो उस पर क्या करते हैं कि जब भी हम सर्जरी में पेशेंट को लेते हैं तो जॉइंट के आजू बाजू ट्रैकर्स लगते हैं। वो ट्रैकर्स को हम एक इंफ्रारेड कैमरा की मदद से जो नी अपने जॉइंट का जो एनाटोमी होता है उसको रजिस्टर करके एक 3D मॉडल बनाते हैं। उसके बाद पाँव की जो भी डिफ़ॉर्मिटी है, जो भी खराबी है, जो अलाइनमेंट बिगड़ गया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन एक कंप्यूटर पे रजिस्टर होती है। उसके बाद उसको करेक्ट करने के लिए सही इम्प्लांट यूज़ करके एक प्लान बनता है कि उस प्लान के हिसाब से सर्जरी करेंगे तो ये पेशेंट को परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। ये प्लान एक बार फाइनल हो गया, उसके बाद रोबोटिक आर्म होता है, उसका रोल आता है, उससे बोनी कट्स लगते हैं, वो जो सर्जन ही कट करता है। पर उसमें क्या होता है कि जो प्लान हमने किया है कट लगने से पहले उससे कोई डेविएशन नहीं होता है। तो एक जो प्लान बना है उसको परफेक्टली फॉलो करने का हेल्प करता है रोबोटिक आर्म। तो जो सर्जरी और दूसरा क्या होता है कि जो हम कन्वेंशनली सर्जरी करते हैं उसमें सारा जजमेंट मैन्युअली होता है। इसमें कंप्यूटराइज जो नी जॉइंट का बैलेंसिंग होता है वो कंप्यूटराइज पे हम रजिस्टर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि परफेक्टली ये फुल रेंज ऑफ मोशन में बैलेंस चलता है कि नहीं, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा इम्प्रूव हो जाता है। तीसरी चीज़ एक मैं बताना चाहूँगा, अगर आप एक हाथ से 3 राउंड सर्कल बनाओगे सिंपल अपने हाथ से, तीनों सर्कल एक जैसे बनेंगे, वो अलग अलग बनेंगे, एक शेप के नहीं बनेंगे। रोबोटिक में आप तीनों चीज़ें एक जैसी बना सकते हो, इसलिए इतने ज़्यादा इफेक्टिव है। तो जो ह्यूमन एरर है वो 0 हो जाता है इसमें। तो ये एक एडवांटेज है रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट का। और तीसरा है आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी। जैसे अभी मॉडर्न हमने स्पोर्ट्स इंजरी की बात की तो लिगामेंट इंजरी पहले वो पूरा जॉइंट ओपन करके करते थे। अभी क्या होता है वो की होल सर्जरी से होता है, जॉइंट के आजू बाजू 2-3 छेद होते हैं,
आर्थ्रोस्कोप अंदर जाता है एक इंस्ट्रूमेंट और दूसरे छेद से इंस्ट्रूमेंट जाते हैं और पूरा सर्जरी कंप्लीट होता है। हॉस्पिटल का स्टे 1 या 1.5 दिन का हॉस्पिटल का स्टे रहता है। मिनिमल इन्वर्सिवली ये सर्जरी होती है। तो स्पोर्ट्स में आर्थ्रोस्कोपी का बहुत बड़ा एडवांसमेंट अभी हुआ है। अभी आपने मेंशन किया आर्थ्रोस्कोपी का, तो मुझे ये जानना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी। ओके, जैसे मैंने बताया कि ट्रेडिशनल सर्जरी में क्या करते थे कि अगर हमको नी जॉइंट का ऑपरेशन करना है तो पूरा नी जॉइंट खोलना पड़ता है, अराउंड 6 to 7 इंच का इंसिजन लगा के। अगर गद्दी फट गई तो उसको निकालने के, उसको रिपेयर करने के लिए भी इतना करना पड़ेगा। लिगामेंट सर्जरी करनी है तो भी इतना ही इंसिजन रखना पड़ेगा। यही चीज़ हम 1 या 2 होल में, की होल सर्जरी जैसे को बोलते हैं, वो पूरा सर्जरी हो जाता है। तो ये आर्थ्रोस्कोपी का फ़ायदा होता है अगेंस्ट द ट्रेडिशनल सर्जरी। सिंपल क्वेश्चन, आर्थ्रोस्कोपी में अभी रिस्क फैक्टर कम हो गया है, एग्जैक्टली। कितने परसेंटेज आप कहेंगे अगर नंबर्स में पूछूं तो? देखो, जितना इंसिजन बड़ा होता है, जितना सर्जरी आप ब्लेड चलाते हो उतना सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होता है। इसमें आप जितना मिनिमली आपका ब्लेड चलता है, नाइफ चलता है, तो उसका कॉम्प्लिकेशन कंपैरेटिवली कम रहता है। अगर आपको एक बड़ा चक्का लगा है तो आपकी रिकवरी लंबी चलेगी। आप 2-3 दिन तक या 1 महीने तक मूवमेंट भी नहीं कर पाओगे, पर आप आर्थ्रोस्कोपी की वजह से नेक्स्ट डे से ही आपके पाँव का मूवमेंट वगैरह कर पाओगे। पेन इतना मिनिमल होता है, दूसरे दिन आप घर जा सकते हो। ग्रेट। सो आपने कई जगह पे जाकर लोगों को ट्रीट किया है, जैसा कि आपके शेड्यूल को देखें तो आप गुजरात में भी लोगों को ट्रीट करते हो, आप राजस्थान भी जाते हो। अगर मैं कंपैरिजन पूछूं आपसे गुजरात और राजस्थान का, अगर ये कंट्रोवर्शियल ना हो तो, कि लोगों की खान पान की डिफरेंसेस तो हैं गुजरात और राजस्थान में, दोनों स्टेट्स में, तो किस टाइप के पेशेंट्स आपको देखने को मिलते हैं अलग अलग टाइप के गुजरात में और राजस्थान में? एक्चुअली पेशेंट्स तो देखो, कोई भी जॉइंट्स की बीमारी है तो सेम ही होती है, पर थोड़ा अवेयरनेस राजस्थान में कम मिल रहा है। पेन का जो बीमारियों के बारे में जो अवेयरनेस होता है, जो वो अहमदाबाद में या गुजरात में ज़्यादा है, उधर थोड़ा कम है। बाकी बीमारी तो सेम ही होती है। सो दिस इज़ अबाउट अवेयरनेस। अवेयरनेस कि गुजरात में अवेयरनेस काफ़ी अच्छी है, लोग जल्दी अवेयर हो जाते हैं, जल्दी Exactly. ट्रीटमेंट ले लेते हैं, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद आता है कि आपने इतने लंबे करियर में लगभग आप 17-18 साल या से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन 17-18 ईयर्स में वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड और लिसन वन स्टोरी दैट टच्ड योर हार्ट, जो आपके दिल के बहुत करीब है। कोई पेशेंट हो सकते हैं जिनकी स्टोरी आपको बहुत याद रहती है, या फिर आप कभी भुला नहीं पा रहे हो उसको, या भुला नहीं पाते हो, प्लीज़। इसमें मैं अपने फादर की बात करूँगा। मैं जब 2007 में पास हुआ तो मैं बेसिकली ट्रॉमा सर्जरी ज़्यादा करता था। तो ये स्पेशलाइजेशन आर्थ्रोस्कोपी या जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में इतना मेरे को इच्छा भी नहीं थी और मैं करता भी नहीं था। 2009 में एक दिन मेरे फादर को पाँव लॉक हो गया, मतलब वो चेयर से खड़े हो रहे थे और एक पोजीशन में पाँव स्टक हो गया, सीवियर पेन हुआ। तो मैं उधर ही था उस टाइम पे, तो उनको ले जाके एक्सरे वगैरह करवाया, एमआर करवाया। तो उसमें एक लूज बॉडी थी, बॉडी का फ्रैगमेंट, मतलब बोन का फ्रैगमेंट नी कैप के नीचे जो पटेला बोन होता है उसमें लॉक हो गया था। तो फिर उसका के लिए देखो, अभी एक छोटा सा बोन का टुकड़ा निकालने के लिए पूरा जॉइंट तो मैं खोल नहीं सकता था। तो तब अहमदाबाद मैं प्रैक्टिस करता था ईडर साइड पे। तो वहाँ से उनको मैं अहमदाबाद ले आया। यहाँ अहमदाबाद में आर्थ्रोस्कोपी सर्जन को दिखाया, तो और उन्होंने ये आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी की। तो जॉइंट के आजू बाजू में 2 होल हुए, 5 मिनट में वो लूज बॉडी निकाल दिया और शाम को मेरे फादर चलते हुए घर ले आया मैं। तो तब मुझे लगा कि ये एक चीज़ है जो मुझे सीखनी चाहिए, करनी चाहिए। और तब से मेरा ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिस पे से पूरा परसेप्शन चेंज हो गया और मैंने ट्रॉमा प्रैक्टिस छोड़ के आर्थ्रोस्कोपी और जॉइंट रिप्लेसमेंट प्रैक्टिस के पे फोकस ज़्यादा करना शुरू किया। तो ये एक मेरा लाइफ चेंजिंग
इंसिडेंस आप बोल सकते हो आप। Okay, it means your father changed your perspective towards these surgeries, if we are not wrong. यस यस। Okay, so these were amazing answers given by you, and I'm just enjoying this conversation, honestly speaking. So before we wrap this conversation, we have one segment called Code Blue. ओके और आपसे बेहतर कौन जानेगा इसको, कोड ब्लू का मीनिंग मुझे बताने की जरूरत नहीं है. Exactly. सो देयर आर सम शॉर्ट क्वेश्चंस, यू हैव टू गिव शॉर्ट आंसर्स फॉर दैट, राइट? ओके। आर फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स क्रिएटिंग मोर इंजरीज देन अवेयरनेस? आई थिंक बोथ, बिकॉज देखो जो 15 से 20 सेकंड के रील में जो दिखता है ना, उसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपको इंजरी होनी ही होनी है। तो अगर जो कोई 15 सेकंड के 20 सेकंड की रील में आपको कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज या कुछ बता रहा है, तो वो बरसों से ट्रेन होके दिखा रहा है, तो उसको आपको 1 या 2 दिन में फॉलो नहीं करना है। ओके, Okay. नंबर 2, बिगेस्ट जिम लाई पीपल स्टिल बिलीव. कौन सा ऐसा लगता है आपको कि ये तो झूठ है, जिम वाले लोग झूठ बोलते हैं इस बारे में? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? जो ये जिम वाले बोलते हैं कि 6 वीक ट्रांसफॉर्मेशन, श्रेड और वेट विथ इन शॉर्ट टाइम, ये जो आपको फॉल्स टारगेट दिखाते हैं, वो बहुत बड़ा लाई होता है। बॉडी बनती है, वेट लॉस होता है, पर वो टाइम लेता है, वो एकदम से कभी नहीं होता। जो एकदम से होता है उसका रिएक्शन भी आगे जाके बुरा हो सकता है। Okay. Number 3, most important supplement for joints? आई थिंक विटामिन डी। जॉइंट का बोन हेल्थ से रिलेटेड अगर कैल्शियम साइकिल अपना बोन में अच्छा मेंटेन रहे, तो उसके लिए विटामिन डी ज़रूरी है। तो ओके, बॉडी का कौन सा ऐसा पेन है जिसके लिए हमें कभी भी सेल्फ मेडिकेट नहीं करना चाहिए? सारे पेन, कोई भी जॉइंट का पेन होता है, उसके लिए आपको सेल्फ मेडिटेट नहीं करना है। उसका प्रॉपर डायग्नोसिस करवाइए, तो भी, और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए। एंड हाउ हार्मफुल इट इज़ कि जब भी कभी मेरे को बैक पेन हो रहा है, फॉर एग्जांपल, मैं गया मेडिकल स्टोर पे, मैंने एक टैबलेट ली पेन किलर, और मैंने उसको खा लिया और अभी पेन से राहत मिल गई मुझे, लेकिन लॉन्ग रन में इसका क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा मेरी बॉडी के अंदर? देखो, ये एक आदत है, एक साइकिल जैसा होता है। अगर आपको पेन हुआ, आपने मेडिसिन ले लिया, आप ठीक हो गए, आपने फिर वही जो एक्टिविटी रोज़ करते हो जिसकी वजह से आपको बैक पेन हुआ है, वो करने लगोगे। 2-3 महीने में फिर से पेन हुआ, फिर से आपने वैसा ही किया, थोड़ा रेस्ट कर लिया, मेडिसिन ले ली, तो आपने फिर से सही लगा। तो जो चीज़ आपको बैक पेन कर रही है, वो आप उसको ट्रीट नहीं कर रहे हो, आप अपनी तकलीफ़ को ट्रीट कर रहे हो। अगर आपका बैक पेन आपके मसल्स वीकनेस के लिए, बैक मसल वीकनेस की वजह से है, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस के अंडर उसका स्ट्रेंथनिंग करवाना चाहिए, तो आपका उसका परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इन कोड ब्लू, राइट? Okay. आर प्रोटीन पाउडर्स एक्चुअली हेल्पिंग जॉइंट्स और हार्मिंग किडनीज एंड बोन्स? इन लिमिटेड अमाउंट इट हेल्प्स, बट जब ज़्यादा ले रहे हो तो ये हार्मफुल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इन कोड ब्लू, रनिंग और वॉकिंग, विच वन वुड यू प्रेफर? वॉकिंग। व्हाई? Walking actually builds your muscles. Running builds your heart. अगर आप वॉकिंग करते हो एक पर्टिकुलर रिदम में, तो आपका मसल्स का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। रनिंग में जर्क लगते हैं जॉइंट पे, स्पाइन पे, अपने एंकल पे, तो उसमें इंजरी का रिस्क रहता है। ओके, वन ऑफ माई फ्रेंड्स एक्चुअली आस्क्ड मी वन सिंपल क्वेश्चन कि मैंने जब बताया कि आज मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के सामने बैठूंगा, उनको कई सारे क्वेश्चन पूछूंगा, ही आस्क्ड मी वन क्वेश्चन कि एक मेरा क्वेश्चन में पूछ लेना। हम बात करते हैं वॉकिंग की और रनिंग की, तो रनिंग करने से हमारे नीज़ में प्रॉब्लम होती है लॉन्ग रन में, ये मिथ है या फिर ये फैक्ट है? अगर आप प्रोफेशनल रनर नहीं हैं तो आपको डैमेज होगा। अगर आपको रनिंग करनी है तो उसका प्रॉपर टाइम लेके ट्रेनिंग करिए, मसल बिल्ड करिए, धीरे धीरे अपने नी जॉइंट को स्ट्रॉन्ग करिए, तभी आप लॉन्ग रन कर सकते हो, वरना वो हार्मफुल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम और योगा, विच वन? जिम, गाइडेड जिम। Guided gym. Do you go gym every day, or you just go to gym or in thrice in a week, 4 times in a week?
thrice 3 to 4 times in a week. एंड व्हाट डू यू सी इन जिम एज अ ऑर्थोपेडिक सर्जन? जब आप जिम जाते हो तो आप किस तरीके से देखते हो लोगों को? क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं जिम में और दे आर अनगाइडेड पीपल, राइट? Exactly. कई बार उनके पास ट्रेनर्स हैं, दे आर गाइडिंग देम, बट अनगाइडेड लोगों को जब आप देखते हो तो कैसा फील होता है आपको? एक्चुअली क्या एक चीज़ होती है कि हर जगह तो अपना ज्ञान नहीं बांट सकते Exactly. पर लगते हैं कि कोई कोई होता है जैसे कि पर्टिकुलर उनकी चॉइस, एक्सरसाइज की चॉइस से एक्सरसाइज करते हैं। Okay. ऐसा नहीं है कि पूरा बॉडी को ग्लोबली ट्रेन करे, ऐसे नहीं, चॉइस से जो एक्सरसाइज करता है, कोई चेस्ट मारता है, कोई बाइसेप्स ज़्यादा मारता है, कोई बैक ज़्यादा मारता रहता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो देखता रहता हूँ, पर वैसे ही बोला हर जगह पे ज्ञान नहीं बांट सकते, ठीक है। बट देखिए हाँ, मतलब फील exactly. तो होता है। हाँ, फील तो होता Feel है। तो और होता है कि दूसरा what exactly they are doing. एक्चुअली दूसरा प्रॉब्लम अपने इंडिया में ये है कि जो ट्रेनर्स होते हैं ना, वो एक्सरसाइज में ट्रेन होते हैं, पर उनको बॉडी के एनाटॉमी और उसका बायोमैकेनिक्स के बारे में नॉलेज बहुत कम होता है। जैसे तो अगर देखो, अगर कोई बंदा जैसे डेस्क जॉब करने वाला बंदा है, उसका ऑलरेडी जो हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स मसल्स वीक है, उसको वो बारबेल पकड़ा के डिप स्क्वाट मारेगा तो उसके नी जॉइंट के तो बैंड बजनी है, Got it. ठीक है। तो ये सारी चीज़ें में ये ट्रेनर्स थोड़े ट्रेन नहीं होते हैं कि किसको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। Scientifically they are not actually. हाँ, ओके, दे studied. नो द एक्सरसाइज, Okay. बट व्हेन टू डू, टू whom नॉट टू डू, दे डोंट उसके नो। बारे में अवेयरनेस नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक है। अगर हम जब बात कर रहे हैं अपनी फिटनेस के बारे में, ऑर्थोपेडिक मिस्टेक्स के बारे में, तो एक और क्वेश्चन, एंड लगभग इट वुड बी माय लास्ट क्वेश्चन, कि यंग लोगों में, राइट, इवन इफ आई टॉक अबाउट मी, 3 साल पहले तक देयर वाज अ हैवी और सीवियर बैक पेन आई वाज सफरिंग फ्रॉम। देन आई स्टार्टेड गोइंग टू जिम एंड आई स्टार्टेड गोइंग फॉर अ वॉक, मॉर्निंग वॉक। धीरे धीरे आई ऑब्जर्व दैट कि अब थोड़ा ठीक फील हो रहा है। पहले जो सीवियर बैक पेन था, अब वो बैक पेन नॉर्मल हो गया है। तो लोगों का भरोसा कई बार अपने जिम और वॉक से ज़्यादा दवाइयों पे होता है, एग्जैक्टली। राइट? वो मेडिकेशंस करते रहते हैं, बहुत सारे टैबलेट्स लेते रहते हैं। व्हाट वुड यू सजेस्ट दोज पीपल, दोज हु आर टेकिंग हेवीली मेडिसिन्स, आई मीन पेन किलर्स लिए जा रहे हैं डेली? नहीं, पेन किलर्स तो इतने ज़्यादा अमाउंट में लेने भी नहीं चाहिए। ओकेजनली आप लो तो ठीक है, पर अगर आपको रिपीटेडली एक पेन हो रहा है, जैसे आपने बताया कि आपको बैक पेन होता था, तो बैक पेन होने का रीज़न क्या है? आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई परेशानी है, मसल स्पाज़म है, वो एक बार आपको रूल आउट करना चाहिए। जनरली यंग लोगों में मसल स्पाज़म ही होता है, वो एक पर्टिकुलर पोस्चर में लंबे समय समय तक बैठते हैं या कोई एक्टिविटी कर लेते हैं, तो मसल्स पेन स्टार्टिंग में वही होता है। तो ऐसे केस में अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज से बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करें तो आपको वो विथआउट मेडिसिन वो ठीक हो सकता है। दूसरी चीज़ ये कि ये देखिए, अगर हमको बैक पेन है तो बैक की कोई मूवमेंट नहीं करनी है। Correct. शोल्डर Still पेन है हो जाओ, आप बैठ तो जाओ स्टिल हो जाओ। शोल्डर पेन है तो शोल्डर का हिलाना नहीं है। इससे क्या होता है, पेन तो कम हो जाता है पर वीकनेस और बढ़ जाती है, क्योंकि वो मसल्स तो स्टेगनेंट पड़ा है, वो काम नहीं कर रहा है 1 हफ्ते 2 हफ्ते से, और फिर आप एक का पेन कम हो गया, फिर से आप रूटीन में आ गए सीधे, तो वो वही साइकिल हो जाता है कि फिर से लोड ज़्यादा आएगा, फिर से बैक पेन होगा। तो मसल स्ट्रेंथनिंग या मसल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है कोई भी जॉइंट पेन में, उसको इम्प्रूव करना। Great. So thank you for participating in Code Blue. Your answers were really insightful. I loved Okay, it, honestly speaking, and I loved the entire conversation with you. I mean, I learned a lot, और ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस आपकी कॉन्वर्जेशन से। बिफोर वी रैप अप दिस कॉन्वर्जेशन, आई ऑलवेज लव टू आस्क वन सिंगल क्वेश्चन टू एवरी डॉक्टर. सो दिस इज माई क्वेश्चन: इफ यू कुड गिव वन वार्निंग और वन पीस ऑफ एडवाइस to young India about joint health and longevity, what would it be? एक तो है कि अपने जॉइंट पेन में होता है उसको इग्नोर मत करो, स्पेसिफिकली जो रिकरिंग हो रहा है। दूसरा, अगर आपको कोई इंजरी है तो उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट लो, क्योंकि छोटी इंजरी आगे जाके बहुत बड़ा रूप ले सकती है। तो अगर शुरुआत में ट्रीटमेंट कराओगे तो बेसिक मामूली ट्रीटमेंट से वो ठीक हो जाएगा,
नहीं तो आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ग्रेट, सो थैंक यू सो मच। एक और जो हमारा पैटर्न क्वेश्चन है जो हम पूछते हैं कि हाउ डिड यू फील, आपको द वाइट कोट नेटवर्क पर आकर कैसा लगा? वह पहले तो बोला था, हेजिटेशन तो बहुत था कि फर्स्ट टाइम मैं ये ऐसे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ही पहली बार बैठा हूँ जैसे। ओके, ठीक डिड है। यू एंजॉय इट? यस लॉट। यानी मजा आया आपको? पूरा डर चला गया। डर चला गया। और बिफोर रिकॉर्डिंग वी वर जस्ट यू वर फीलिंग लिटिल बिट स्कैर्ड कि कैमरे के सामने क्या होगा। Exactly. यू लव्ड इट। यस यस। Thank you so much for being on the White Coat Network. So it was an incredible, insightful learning experience for me, and I hope our audience will also learn a lot from this conversation. Thank you for being with us till the end. Don't forget to share your experience, your takeaways in the comment section. आप अपने एक्सपीरियंस हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें. It will help us to make our work more meaningful, and also it will motivate us to create such kind of videos and conversations. You can connect with us on Instagram, Facebook, YouTube, and other social media platforms like X. This is your host Sachin Chauhan signing off today. We will see you in the next episode. Thank you so much.